हेलो। मेरा नाम दिव्यांशु है। दिस इज बेवजह। और हमारी कोशिश होती है उन टॉपिक्स पर बात करने की जिनके बारे में सोसाइटी में आमतौर पर बात नहीं होती है। इस वीडियो में हम फैशिज्म के बारे में बात करेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको रोका कैसे जा सकता है। इस वीडियो में हम ध्रुव राठी के बारे में भी बात करेंगे, जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप मोस्टली एक्सप्लेनर वीडियोस देखते हो। उसका एक सिंपल प्रिसाइज फॉर्मेट है जिसमें वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में नए टॉपिक्स या करंट अफेयर की न्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को। मैंने ध्रुव राठी पर पहले भी एक वीडियो बनाया है। ध्रुव की खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक बायस्ड पर्सपेक्टिव से निकल के आती है। अगर आपका पर्सपेक्टिव बायस है और आपको इसकी अवेयरनेस नहीं है तो आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो, आप उन्हें मिसलीड कर रहे हो। ध्रुव ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो निकाला था हिटलर के ऊपर, और उसमें मोस्टली जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ये डिक्टेटर। फैशिज्म वर्ड पूरी तरह से उस वीडियो से गायब है। इसीलिए मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि फैशिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में, क्यों फैशिज्म शब्द से दूर भागने से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। क्योंकि फैशिज्म जो आइडियोलॉजी है वो अपने आप को छुपाकर काम करने में बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जब तक फैशिज्म पावर में आता है बहुत सारे ग्रुप्स के लिए सोसाइटी में बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ पर ध्रुव राठी एज अ पर्सन की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो यूट्यूब चैनल और सेट ऑफ आइडियाज जो वो चैनल रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि इनके सारे वीडियोस ज्यादातर एक टीम प्रोड्यूस कर रही है और ये कलेक्टिव एफर्ट है। सो किसी भी एक इंसान पर उंगली उठाना गलत होगा, अनलाइक ध्रुव राठी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मैं और ध्रुव अग्री करते हैं, हमारे पास एक कॉमन ग्राउंड है। इस वजह से ये एनालिसिस और इंपॉर्टेंट है कि इसके बावजूद भी कौन सी ऐसी बातें हैं जो उस वीडियो में या ध्रुव के जनरल पर्सपेक्टिव में आती हैं जो पब्लिक को मिसलीड करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, आप वीडियो देख के आइए। ध्रुव का पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, और खासतौर से वो कॉन्टेक्स्ट जो मुझे भी प्रॉब्लम करता है। क्योंकि वीडियो में अक्सर ध्रुव पॉइंट आफ्टर पॉइंट आफ्टर पॉइंट बोलते चले जाते हैं, पर उन पॉइंट्स का कनेक्शन क्या है वो क्लियरली निकल कर नहीं आता। और यहां पर एक बहुत अजीब सा कुलिशॉव इफेक्ट बनता है, जहां पर दो बातें बैक टू बैक अगर बोली गई हैं तो उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो। मैं इसे एक एग्जांपल देता हूं। ध्रुव नाजी जर्मनी के बारे में बात करते हुए बोल रहे हैं कि किसी भी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से लॉजिक खत्म कर दिया जाए। और उसके बाद ध्रुव बोलते हैं कि नाजी जर्मनी में बुक बर्निंग की प्रैक्टिस थी, जिसमें बहुत सारी किताबें, जिसमें साइंटिफिक लिटरेचर, मार्क्सिस्ट लिटरेचर था, जो जलाया जाता था। इस प्रैक्टिस का क्या कनेक्शन है पिछले पॉइंट से ध्रुव ने क्लैरिफाई नहीं किया है। हमारे पास यहां पर दो ऑप्शन है। पहला, ध्रुव ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किताबें जलाने से पब्लिक में नॉलेज की कमी हो जाएगी और लोगों को पता नहीं चलेगा कि लॉजिक कैसे एक्वायर करते हैं। और दूसरा, कि किस तरीके से पब्लिक इस एक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि एक सिंबॉलिक चीज है, और वो खुद एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्हें नॉलेज या लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्रुव ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि इन दोनों में से कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं। और क्या सिर्फ किताबों से ही लॉजिक आता है? क्या आपको लॉजिक समझना ही पड़ेगा? किताबें पढ़कर तभी आप जान सकते हो कि आपके पड़ोसी के साथ जो किया जा रहा है वो गलत है? क्या आपको लॉजिक की जरूरत है ये जानने के लिए कि आपके देश में लाखों लोगों को मारा जा रहा है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये गलत है? और इस तरह के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट है जो ध्रुव ने इसी स्टाइल में प्रेजेंट किए हैं। पॉइंट आफ्टर पॉइंट वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते जा रहे हैं, एंड आई एम फोर्स्ड टू मेक माई ओन इंटरप्रिटेशंस, which makes me think that a lot of people would also be doing the same। अगर आपको क्लियरली बताया नहीं गया है कि मैसेज क्या है तो हो सकता हो आप भी मजबूर हो उस तरीके से सोचने के लिए। अभी सोचकर देखा है कि कैसे दुनिया के सबसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों को ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने पर। ध्रुव कहते हैं कि अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करोगे तो कोई भी डिक्टेटर पावर में नहीं आएगा, यानी हिटलर का पावर में आना एक इलॉजिकल बात है। इसका मतलब लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, लोग बेवकूफ थे। यहां पर हम हिटलर के ही प्रोपेगेंडा में फंस जाते हैं, जो ये खुद को प्रेजेंट करता था कि वो जर्मनी का आर्किटेक्ट है और जर्मनी को जिस लेवल पे पहुंचाया गया है उसमें पूरा पूरा हिटलर का ही दिमाग और एक्शंस थे। गोबल्स या नाजी पार्टी के दूसरे मेंबर्स जो बिहाइंड द सीन सारे प्लान्स करते थे, उनका नाम बहुत ही कम आता था या वो पब्लिक फिगर में थे सिर्फ सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है कि एक ही इंसान देश को आगे बढ़ा रहा है और ले जा रहा है, ये हिटलर का बनाया प्रोपेगेंडा है, नाजी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। तो अगर हम इस चीज को बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हिटलर ने लोगों को ब्रेन वॉश किया, तो हम
उसी प्रोपेगेंडा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर हम उस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट जाएं, देन वी हैव टू कन्फ्रंट द फैक्ट कि लोगों ने ये काम जानबूझकर किया। वो चाहते थे कि हिटलर जैसा कोई पावर में आए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लिबरलिज्म एक फैलेसी है कि कोई इंसान अपनी मर्जी से फैशिस्ट होता नहीं है। कंडीशंस होती हैं जो उसको मजबूर करती हैं फैशिस्ट बनने के लिए, या उसको बेवकूफ बनाया जाता है। पर ऐसा है नहीं। लोग बुरे होते हैं। लोग ऐसा चाहते हैं कि जिनको वो पसंद नहीं करते उन्हें सोसाइटी से हटा दिया जाए। और ये मैं कह रहा हूं, वो इंसान जिसने पूरा एक वीडियो बनाया था कि क्या सोसाइटी क्रूअल होती है। बट द पॉइंट इज दैट करप्शन इज अ ह्यूमन वर्च्यू। किसी भी इंसान की कोई मोनोपोली नहीं है करप्शन को लेकर। कोई भी इंसान बुरा हो सकता है, कोई भी इंसान ऐसा घटिया हो सकता है जो चाहता हो कि दूसरे लोगों को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। इस वजह से किसी एक इंसान को या किसी एक ग्रुप को ब्लेम करना गलत है। जर्मन फिलोसोफर थियोडोर अडोर्नो ने भी इसी बात को समझने की कोशिश की कि कौन वो लोग होते हैं जो फैशिज्म को सपोर्ट करते हैं। अडोर्नो खुद एक रेफ्यूजी थे जिन्हें नाजी जर्मनी छोड़कर भागना पड़ा था अपने ज्यूइश और मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड की वजह से। और एडोर्नो ने अमेरिका में ये रिसर्च की, लोगों के साथ एक सर्वे कंडक्ट किया और ये एनालिसिस निकाला कि कुछ लोगों का वर्ल्ड व्यू जो है वो इनहेरेंटली एंटी डेमोक्रेटिक होता है। वो नहीं चाहते कि बाकी लोग सोसाइटी में रहें, और इसको एडोर्नो ने नाम दिया अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। और ये इतना एक्सप्लिसिट नहीं होता है कि आपको देखकर पता चल जाए कि सोसाइटी में कौन अथॉरिटेरियन है। एडोर्नो का खुद का कहना है, What people say, and no to a lesser degree, what they really think, depends very largely upon the climate of opinion in which they are living. But when that climate changes some... अरे यार, कहना क्या चाह रहे हैं? आम भाषा में कहें तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इस एंटी डेमोक्रेटिक बिलीफ के साथ जी रहे हैं। वो माहौल बदलने पर खुलकर सामने आ सकते हैं और हो सकता है उस पर एक्शन लें। कुछ लोग हो सकते हैं जो इस बदलती हुई हवा को देखकर ये एक्सेप्ट कर ले कि ये आम बात है, हो सकता है उस बारे में फेवर ना करें पर वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। और कुछ लोग होंगे सोसाइटी में जो इसके अगेंस्ट बोलेंगे और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करेंगे। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी एक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। इन लोगों के कुछ खास ट्रेट्स होते हैं जो ये पूरी दुनिया पर प्रोजेक्ट करते हैं। और एडोर्नो का मानना था कि इन्हीं ट्रेट्स की वजह से ये ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं फैशिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर और फैशिज्म को सपोर्ट करने को लेकर। तो हिटलर का काम था नाजी जर्मनी में वो माहौल क्रिएट करना जहां पर एंटी डेमोक्रेटिक व्यूज वाले लोग खुलकर सामने आ सकें और उन्हें जो लोग नहीं पसंद है उनके साथ मनचाहा बिहेवियर कर सकें। जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म की कोई कमी नहीं थी और इसको फ्यूल किया नाजी पार्टी ने। उन्होंने ऑलरेडी लगी हुई आग को बढ़ाया। सोसाइटी में डिवीजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जिस पर हिटलर ने काम किया। इसलिए ये पूछना कि हिटलर ने लोगों का ब्रेन वॉश कैसे किया वो काम नहीं करता। सबसे पहले इसलिए क्योंकि ध्रुव ने जो सारे आर्गुमेंट्स दिए हैं वो हिटलर के पावर में आने के बाद के हैं। 1933 के बाद बुक बर्निंग्स और प्रोफेसर्स को यूनिवर्सिटी से निकालने जैसी चीजें हुई थी। तो ध्रुव का ये क्वेश्चन कि हिटलर ने लोगों को ब्रेन वॉश कैसे किया एक चीटिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप वही आता है जो ध्रुव को लगता है। बहुत लंबे समय तक ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम था क्योंकि फैशिज्म जिस भी शेप और फॉर्म में सामने आया है उनमें जो सिमिलैरिटीज थी उनको क्या हम पूरी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं? क्या हिटलर, मुसोलिनी या फ्रांको ने जो अपने देश में किया वही सिस्टम एशिया या अफ्रीका के किसी देश में अब लागू हो सकता है? इस वजह से फैशिज्म की कोर फीचर्स को समझना काफी मुश्किल था क्योंकि व्हाइट सुप्रीमेसी जैसी चीज शायद इंडिया में लागू ना हो सके। तो क्या इंडिया में कभी फैशिज्म नहीं आ सकता? 1991 में ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रॉजर ग्रिफिन ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने फाइनली एक ऐसी डेफिनेशन दी जो एक फैशिज्म मिनिमम है, यानी अगर ये डेफिनेशन के जो फीचर्स हैं वो कहीं अप्लाई हो रहे हैं किसी पॉलिटिकल मूवमेंट में तो वो फैशिस्टिक हो सकती है। ग्रिफिन ने इसको बहुत ही सिंपली 2 शब्दों में समराइज किया, पैलिनजेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म। That's it. That's all you need. Thank you so much for watching the video. I know this definition is not enough. इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। पैलिनजेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब है कि हमारा देश कभी पहले महान हुआ करता था, वो उसका एक ग्लोरियस पास्ट था और उस पास्ट को रिवाइव करने की जरूरत है। उस देश का एक पुनर्जन्म होना है
और ये रेवोल्यूशन जो है, ये क्रांति जो है, वो उस एक्शन को सपोर्ट करती है। देश क्यों बदला, क्यों बर्बाद हुआ, उसके लिए कोई एक विलेन होता है, कोई एक दुश्मन है, वो मोस्टली कोई बाहरी ताकत होती है जिसने देश को खराब किया है और आप उसको दोबारा से जिंदा कर रहे हो। सो ये एक मिनिमम है। अगर ये कंडीशन कहीं अप्लाई हो रही है किसी रेवोल्यूशन में, तो उसके फैशिस्टिक होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल मूवमेंट इतना रिजिड नहीं होता है कि वो पैरामीटर्स में ही काम करे, पर हमें ये एक लेंस देता है समझने के लिए कि फैशिज्म के पीछे की आइडियोलॉजी आखिर है क्या, और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो फैशिस्टिक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ पर ट्रिक ये है कि आप देश को डिफाइन कैसे करते हो। फैशिज्म में जो देश है उसके नागरिक एक बहुत ही स्पेशल ग्रुप है, और वो ग्रुप है हम। ये हम जो है वो कोई भी हो सकता है, पर स्पेसिफिकली ये वो हैं जो उस मूवमेंट की डिमांड कर रहे हैं, जो उस रेवोल्यूशन के पीछे हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये हम उस देश के एक महान नागरिक हैं। ध्यान दीजिएगा, ये महान देश के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए पेट्रियोटिक वैल्यूज या नेशनलिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप इस देश में पैदा हुए इसलिए आपको इसके लिए काम करना है। ये देश बड़ा और महान इसलिए है क्योंकि यहां पर हम पैदा हुए हैं। स्पॉइलर अलर्ट फॉर द ध्रुव राठी वीडियो। ध्रुव अपने आर्ग्यूमेंट में फैशिज्म से या डिक्टेटरशिप से लड़ने के लिए ये आर्ग्यूमेंट देते हैं। लॉजिकली सोचना, लॉजिक को हमेशा ऊपर रहने देना, पैथोस से, फीलिंग्स से, इमोशंस से। नाउ दिस लॉजिक थिंग विल नॉट वर्क फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। पर पहले ये देखते हैं कि ध्रुव क्या एग्जांपल दे रहे हैं अपने इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। मैं एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मुझे आपको ये टूथपेस्ट बेचनी है। इथोस का मतलब है कि मैं अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करूंगा अपना पॉइंट बनाने के लिए। मैं कहूंगा ये टूथपेस्ट आप खरीदो क्योंकि 90% डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप इसे खरीदो। लोगोस का मतलब है कि मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा अपना आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए। इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें फ्लोराइड है, और फ्लोराइड आपके दांतों में जो कैविटीज होती हैं उससे फाइट करने में मदद करता है। अगर एक आम आदमी लॉजिकली सोचकर डेटा के हिसाब से वोट देगा तो कभी भी एक डिक्टेटर को वोट नहीं देगा। सो ध्रुव के हिसाब से अगर कोई इंसान आपको साइंटिफिक या डेटा पर बात करके कुछ बेच रहा है या कुछ दे रहा है, तो आप लॉजिक का इस्तेमाल करके उस पर बिलीव कर सकते हो। That's not how science works. And the most funny part is this is an ad. एडवर्टाइजमेंट्स और डिक्टेटर्स की सबसे खास बात यही है कि वो झूठ बोलते हैं। आपको नहीं पता कि उनकी बात पे भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हो। साइंस को ही ले लीजिए, कोई भी टूथपेस्ट या सीमेंट की कंपनी अगर आपसे आकर कहेगी कि उनके पास अल्ट्रा नैनो क्वांटम फील्ड मिनिमाइजिंग पार्टिकल्स हैं। When did you become an expert in thermonuclear astrophysics? Last night. क्या आप उसको खरीद लोगे? सुनने में चाहे ये बात कितनी भी साइंटिफिक लगे या कैसा भी वो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, उनकी बात पर विश्वास करना मुश्किल है। हम हिटलर पर अभी आएंगे, पर इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है टोबैको कंपनीज। उन्होंने बहुत लंबे समय तक टोबैको और कैंसर के बीच के लिंक पर रिसर्चर्स को फंड किया। अच्छी खासी रिसर्च पे पैसा लगाया जा रहा था। जो कंपनीज जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा था और कोई लिंक नहीं निकला, ज्यादातर टाइम जो है रिस्पॉन्सेज या रिसर्च का एनालिसिस बस यही था कि हमें अभी नहीं पता, विच इज अ फैक्ट ऑफ साइंस। साइंस कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकती, ना ही आपका कोई एक्सपेरिमेंट 100% एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन उस डेटा का इस्तेमाल करके और उस रिसर्च का इस्तेमाल करके टोबैको कंपनी साल दर साल यही बोलती रही कि आप सिगरेट पी सकते हो और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं उसको। दूसरी तरफ आपकी ऑयल कंपनीज हैं, फॉसिल फ्यूल जलाने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बात पता चले हमें आज 100 साल हो चुके हैं। उन्होंने लगातार रिसर्च और फंड किया और उसमें से डेटा निकाला और ये प्रेजेंट करने की कोशिश की दैट द साइंस इज नॉट इन येट। डेफिनेटली साइंस 100% रिलायबल नहीं होती। डेटा और फिगर्स आपको रिजल्ट नहीं देते हैं, उसके लिए आपको खुद डेटा का एनालिसिस करना पड़ता है, एंड दिस इज वेयर इट बिकम्स ट्रिकी। कोई भी डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए। सो नंबर्स होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फैंसी लैंग्वेज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप उस डेटा को किस फ्रेमवर्क में रख के देख रहे हो, उससे आपको पता चलता है कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर आप डेथ की स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि पुरुषों की डेथ की संख्या ज्यादा है और औरतों की कम है। ये डेटा है, पर इस डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा। अगर आप बिना फ्रेमवर्क के देखेंगे तो आपको बस यही दिखेगा कि आदमियों के मरने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं, इस वजह से आदमियों की एवरेज एज भी औरतों से कम होती है। पर ये सिर्फ नंबर्स पे बात हो रही है। अगर आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप फेमिनिस्ट थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आदमियों को घर के बाहर जाकर ज्यादा काम करना होता है और बहुत सारे ऐसे काम जो फिजिकली रिस्की हैं, जिसमें इंजरी, एक्सीडेंट और डेथ का खतरा होता है, वो आदमी करते हैं। इस वजह से आदमियों की डेथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर आदमियों को मजबूर करता है ऐसे जॉब्स चुनने के लिए और औरतों को मजबूर करता है घर में रहने के लिए, जहां पर ऐसी चीजों का खतरा कम है। बिना इस फ्रेमवर्क के बहुत सारे लोग दूसरे एनालिसिस पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि आपके एमआरएस जो ये कहते हैं कि क्योंकि सोसाइटी में आदमियों की डेथ ज्यादा होती है, इस वजह से आदमियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। Which is what? फैशिज्म भी जिस चीज पर बेस्ड था वो भी एक साइंस थी। रेस थ्योरी बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही थी, उस पर काम हो रहा था, भले ही वो चीज स्लेव ओनर्स ने बनाई हो, पर ये प्रेजेंट किया जा रहा था कि कुछ रेसेस ज्यादा सुपीरियर होती हैं बाकी रेसेस से। इसलिए ये लॉजिकल होगा कि आप अपनी सोसाइटी को ऐसे ऑर्गेनाइज करो जहां पर कुछ लोग सुपीरियर हैं और बाकी लोग इंफीरियर हैं। क्या अगर ये डेटा अभी भी होता तो ध्रुव राठी या कोई भी इंसान जो ऑब्जेक्टिवली सोचने का दावा कर रहा है वो ऐसी सोसाइटी ऑर्गेनाइज करने पर राजी होता? नहीं। यहाँ पर लॉजिकल चीज ये है कि आप ऐसी सोसाइटी ऑर्गेनाइज करो कि अगर सच में कोई लोग पीछे छूट रहे हैं तो हम उनको बराबर कैसे ला सकते हैं। तो लॉजिक क्या होता है? सिर्फ ये देख लेना कि ओके डेटा ये चीज सपोर्ट करता है तो हमें इस साइड जाना चाहिए। आप लॉजिक वैसे नहीं लगा सकते। सेम चीज हिटलर के लिए भी अप्लाई होती है, सेम चीज फैशिस्ट के लिए भी अप्लाई होती है। साइंस ऑब्जेक्टिव नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारे बायसेस होते हैं। शायद उनके लिए लॉजिकल स्टेप यही है कि आप उस इंसान को वोट दो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हो या एजुकेशन की बात कर रहा हो या एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हो, पर बहुत सारे लोगों के लिए वो चीजें मैटर नहीं करती। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज के कुछ ट्रेट्स होते हैं, जिसमें से पहला है कंजर्वेटिज्म। ये मानते हैं कि जो सिस्टम अभी बना हुआ है, जो एग्जिस्टिंग है, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसी सिस्टम में रह सकते हो और यही सिस्टम परफेक्ट है। अगर परफेक्ट नहीं भी है तो भी ये अपने आप बेहतर हो जाएगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनको क्रिटिकल एनालिसिस या सिस्टम पर सवाल करना पसंद नहीं है। ये नाराज भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा सवाल करते हो और आप जानना चाहते हो कि चीजें ऐसी क्यों हैं, और खास तौर पे उस एनालिसिस का अगर फोकस ये है कि चीजों को बदला जा सकता हो। तीसरा ट्रेट है पनिशमेंट पर एक बहुत बड़ा फोकस, क्योंकि अगर सिस्टम परफेक्ट है और सारे रूल्स ऐसे ही होने चाहिए, तो जो रूल्स ब्रेक कर रहा है उसको सजा मिलनी जरूरी है। सोसाइटी को बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट बहुत जरूरी होती है, और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने का काम क्योंकि अथॉरिटीज का है, तो अथॉरिटीज और इंस्टीट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट होना भी बहुत जरूरी है इनके लिए। इस वजह से ये भी हो सकता है कि अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के लोग पेरेंट्स और एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने पर बहुत फोकस रखते हों। उनके कल्चर और ट्रेडिशन में भी रिस्पेक्ट की एक बहुत बड़ी जगह है, एक अनकंडीशनल रिस्पेक्ट। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज का ये भी मानना है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा ही है जहाँ पर कुछ लोग पावरफुल हैं और कुछ लोग कमजोर हैं, और जो पावरफुल हैं वो कमजोर को दबाएंगे ही दबाएंगे। और इस वजह से ऐसे लोगों के लिए ये मानना आसान होता है कि वो हैं जो पावरफुल हैं, वो हैं जो बेहतर हैं, और बाकी लोग कमजोर या पिछड़े हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई बाइनरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये ट्रेट्स किसी में हो या ना हो। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये कम या ज्यादा क्वांटिटी में अलग अलग लोगों में हो। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी के अंदर ये ट्रेट्स हैं तो वो डेफिनेटली फैशिज्म को सपोर्ट करेगा या वो फैशिस्टिक बिहेवियर अप्लाई करेगा, पर उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगर सोसाइटी में कंजर्वेटिज्म या रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एक कॉमन चीज है, तो ये पॉसिबल है कि सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो फैशिज्म चाहते हैं या एंटी डेमोक्रेटिक प्रोपेगेंडा में बिलीव करते हैं। अथॉरिटेरियनिज्म के साथ डेमोक्रेसी को लाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और ये प्रूव करता है कि अगर सोसाइटी की कंडीशन ऐसी है तो फैशिज्म वहां पर आ सकता है।
और यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हिटलर या नाजी पार्टी ने जो ब्रेन वॉशिंग का काम किया वो जनवरी 1933 के बाद, जब वो पावर में आए उसके बाद शुरू हुआ। उन्होंने स्कूल्स में प्रोपेगेंडा चलाया, छोटे बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट किया गया एंटी सेमिटिक आइडियोलॉजी के साथ। व्हाइट सुप्रीमेसी की लेगेसी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएगी ताकि वो बचपन से ही ज्यूज से नफरत करना शुरू करें। पर अडल्ट्स में वो ब्रेन वॉशिंग या प्रोपेगेंडा नहीं था। यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हिटलर कभी ब्रेन वॉश नहीं किया, पर वो वैसा नहीं है जैसा ध्रुव कह रहे हैं। वो जर्मनी के आम लोग थे जो जर्मनी की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन से तंग आ चुके थे और उसमें एक चेंज लाना चाहते थे। जब हिटलर आया तो उसने वो उन्हें ऑफर किया। उसने कुछ नया नहीं बोला। उसने जो भी झूठ बोले, जो भी मिथोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो भी साइंस का इस्तेमाल किया, वो ऑलरेडी पब्लिक में एग्जिस्ट करती थी। अपने 1992 के एस्से में अम्बर्टो एको बात करते हैं और फैशिज्म के बारे में, यानी इटर्नल फैशिज्म, जिसमें वो फैशिज्म के कुछ फीचर्स बताते हैं। ये वो फीचर्स हैं जो सोसाइटी में आमतौर पर रह सकते हैं या फैशिज्म इनके बीज बोता है ताकि वो एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को एक्सप्लॉइट कर सके। इनमें से एक फीचर है जैसे इरेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म को ही ले लीजिए। अगर आपको देश को रिवाइव करना है, उस पास्ट को रिवाइव करना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो पास्ट है क्या, और उसके लिए आपको एक ऐसी हिस्ट्री तैयार करनी पड़ेगी जो शायद सच ना हो, क्योंकि हिस्ट्री बाय नेचर प्रोग्रेस करती है। कोई भी टाइम पीरियड ऐसा स्टैटिक नहीं होता जिस पर आप उंगली रख के कह सको कि हमें इसको रिवाइव करना है। इस वजह से फैशिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का फैशिज्म का जो तरीका है वो कुछ नहीं है। फैशिज्म किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करता है, और उसकी जगह उनका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि तुम सोचना बंद कर दो। फैशिज्म में सोचना गलत चीज है, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन बीइंग ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, इट मस्ट बी टेकन बिफोर और विदाउट एनी प्रीवियस रिफ्लेक्शन। थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ इमैस्कुलेशन। आपका सिर्फ एक रोल है, एक टास्क है जिसको आपको पूरा करना है। आदमियों का काम है लड़ाई करना, औरतों का काम है बच्चे पैदा करना। आप अपने काम को पूरा करो, सोसाइटी अपने आप बेहतर हो जाएगी। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, आपका देश अपने आप महान बन जाएगा। क्योंकि लर्निंग और ग्रोथ के लिए डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। फैशिज्म के लिए डाइवर्सिटी से ज्यादा खराब चीज नहीं हो सकती, पर इनके आइडियोलॉजी में क्योंकि खुद ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये डाइवर्सिटी को चैलेंज करने के लिए इंटेलेक्चुअलिज्म या इंटेलेक्चुअल थॉट को ही चैलेंज करते हैं। इस वजह से फैशिज्म में पूरी आइडियोलॉजी जो है वो एक इटर्नल ट्रूथ की तरफ इशारा करती है। आप सोच के, समझ के, सवाल करके सच नहीं पा सकते। सिर्फ एक ही सच है दुनिया में, और वो हमारे पास्ट में है। आपको अगर सच जानना है, आपको जानना है कि दुनिया बेहतर कैसे हो सकती है, तो वो पास्ट का एग्जाम्पल जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सो बाय नेचर फैशिज्म में बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जिसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, और उसके सॉल्यूशन के तौर पर एक एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी आइडिया मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, जिस वजह से जो सोसाइटी के थिंकर्स हैं उनको चैलेंज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइडियोलॉजी खुद में सिंक्रेटिस्टिक होती है। तो अगर चार बातें हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती हैं, भले वो एक दूसरे को काट रही हों, फैशिज्म उन चारों बातों को अपनी आइडियोलॉजी में ऐड कर लेगा। इस वजह से आइडियोलॉजिकली इनका कोई स्ट्रक्चर ढूंढना हमेशा मुश्किल रहा है। तो जो हमने बात की थी कि फैशिज्म की डेफिनेशन को पॉइंट आउट करना क्यों मुश्किल है, उसका यही कारण है। आइडियोलॉजिकली हमेशा ये बहुत ही फ्लूइड रहते हैं। चांद को देखा और उसे रात को सपना आया कि देखो चांद शायद आइस का बना है क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है। तो उसने कहा कि पूरा जो यूनिवर्स है और बाकी प्लैनेट्स हैं सब आइस के बने होंगे, बर्फ के बने होंगे। उसने अपनी थ्योरी निकाली, वर्ल्ड आइस थ्योरी, इसी नाम से। सुनने में इतनी लॉजिकली इनकरेक्ट लगती है, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इस थ्योरी को प्रमोट किया। ध्रुव जिस वर्ल्ड आइस थ्योरी के ऊपर हंस रहे हैं वो एक्चुअली में आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज साइंटिफिक है कि नहीं। जर्मनी की आर्यन रेस थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि वो नॉर्वेजियन और नॉर्डिक वाइकिंग्स के डिसेंडेंट्स थे, उनकी जो एंसेस्ट्री है वो एक बर्फीली दुनिया से आती है। ऐसी जगह के आने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया बर्फ की बनी है, और अगर दुनिया बर्फ की बनी है तो इसका मतलब है कि हम दुनिया पर राज करेंगे, क्योंकि यही हमारा इतिहास है।
और कोई भी किताब, कोई भी आइडियोलॉजी जो इसके अगेंस्ट जाती है, जो इस बात को सपोर्ट नहीं करती है, उसको जला दो। कोई भी इंसान अगर इस चीज के सपोर्ट में नहीं बोलता है तो वो देश के अगेंस्ट बोल रहा है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आइडियोलॉजी में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि आइडियोलॉजी का ओरिजिन क्या है। आपके थॉट्स प्योर नहीं है, आप करप्ट हो चुके हो। जो प्रोपेगेंडा है जो आपके दुश्मनों ने फैलाया है, उस प्रोपेगेंडा ने आपकी आंखें बंद कर दी हैं। आपको सच दिखाई नहीं दे रहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन। इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो है ध्रुव राठी ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी सुनाई है। That was my trigger point where I realized that Dhruv has entirely misunderstood what he is talking about. आगे बढ़ने से पहले मैं एड्रेस करना चाहूंगा, लिबरल्स के बारे में मैंने काफी चीजें कही हैं जो थोड़ी अनकाइंड हैं, बट टू बी फ्रैंक दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कोर प्लेस ऑफ माय बीइंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जस्ट हर्ट मी। क्योंकि मैं लिबरल्स को कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी प्रॉब्लम लिबरलिज्म से। तो यहाँ रिलैक्स करते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं। सैंडलवुड अरोमा है हमारे पास और लेट्स टॉक अबाउट इट। ध्रुव ने जो भी बोला है ये घटनाएं हुई हैं, बट नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर और फॉर द सेम रीजंस। हिस्ट्री टाइम। नाजी पार्टी जर्मनी में जनवरी 1933 में पावर में आई। उस समय आइंस्टाइन अमेरिका में एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स दे रहे थे। जब आइंस्टाइन ने वापस जाने की तैयारी शुरू की तो उनके साथ वालों ने उनको बताया कि नाजी पार्टी के पावर में होने से जर्मनी में उनको बहुत खतरा है। आइंस्टाइन ने यह बात नहीं मानी, उन्होंने वापस जाना शुरू किया और रास्ते में उनको पता चला कि नाजियों ने उनके घर पर हमला किया है और लूटपाट की है। इसके बाद जब आइंस्टाइन यूरोप पहुंचे और बेल्जियम में थे तब उनको पता चला कि उनके समर हाउस पर नाजीज ने हमला कर दिया है और उसको आग लगा दी है। फाइनली आइंस्टाइन को समझ में आया, टॉक अबाउट बीइंग द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि जर्मनी जाना उनके लिए सेफ नहीं है और बेल्जियम की जर्मन एम्बेसी में उन्होंने अपनी पासपोर्ट और सिटीजनशिप सरेंडर कर दी। कंपेयर दिस विद व्हाट ध्रुव सेड। जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें नाजी की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ऐसे में बहुत कम लोग थे जिनमें हिम्मत थी बोलने की, क्योंकि उनकी खुद की जॉब चली जा सकती थी। आइंस्टाइन ने शुरू से ही बड़े ओपनली और पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था हिटलर की पार्टी को। हिटलर के पावर में आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे इस्तीफा देने का फैसला किया अपनी जॉब से। प्रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेस बर्लिन में थे वो, उन्होंने उस जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया और ये तक कहा कि मैं इस देश को छोड़कर जाना चाहता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ना चाहता हूं अपनी। मुझे ऐसे देश का सिटीजन ही नहीं बने रहना जहां पर इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करी जाती। तो आइंस्टाइन के खिलाफ फर्जी खबरें छापी गई, उनके खिलाफ ऐसे कार्टून्स छापे गए जहां पर उनकी देखो नाक एक ज्यू जैसी बनाई, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ज्यूज को कितना डिफेम किया जाता था, क्रिटिसाइज किया जाता था नाजी जर्मनी में। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? नाजी पार्टी तुरंत ही पावर में आई थी। ना तो उनके पास ऐसा रेडीमेड प्रोपेगेंडा था जिसको वो वहां स्कूल्स में पढ़ा रहे होते, ना ही इसका आइंस्टाइन से डायरेक्टली कोई लेना देना था। आइंस्टाइन शुरू से ही नाजी पार्टी के लिए एक प्रॉब्लम था। आइंस्टाइन कॉन्स्टेंटली जर्मनी और यूरोप के ज्यूज की मदद कर रहे थे, उनको देश से निकलने में सपोर्ट दे रहे थे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जो कि मोस्टली कम्युनिस्ट पार्टीज का फ्रंट थी। आइंस्टाइन ने ऐसे लोगों को रिलीफ और शेल्टर प्रोवाइड करने में मदद की। आइंस्टाइन ने बहुत सारे लोगों के लिए रिकमेंडेशन लेटर्स लिखे जिससे उनको वीजा और सिटीजनशिप मिली दूसरे देशों में। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ सोशलिस्ट ज्यूइश साइंटिस्ट। He was everything that would have got him killed in Nazi Germany, not because of his principles on science, but because of his principles on humanity. आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो नाजी पार्टी के अगेंस्ट लड़ेंगे, और लड़ेंगे से मेरा मतलब है लड़ेंगे। आइंस्टाइन वाज अ पैसिफिस्ट। आइंस्टाइन हेटेड वॉर्स एंड कंट्रीज, बट नाजी पार्टी को रोकने के लिए, नाजी जर्मनी और उसके विस्तार को रोकने के लिए आइंस्टाइन ने अमेरिका को सपोर्ट किया। आइंस्टाइन ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल एक्शन लिया जा सके जर्मनी के अगेंस्ट। इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ साइंस, जो ध्रुव के बोलने से लग रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आइंस्टाइन की पूरी स्टोरी ध्रुव ने सिर्फ साइंस तक लिमिटेड रखी है। ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे इस वजह से वो लॉजिकल थे और इस वजह से उन्होंने नाजी जर्मनी को अपोज किया। नॉट एट ऑल। एक्चुअली इस वीडियो का एक स्पेशल टारगेट है और वो ये है। दोस्तों, इंडिया में भी कई लोग इंस्पायर्ड थे हिटलर से।
एक नाम जो सबसे सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर का। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? पूरी कोशिश है यहाँ पर कि हिटलर को नरेंद्र मोदी से कंपेयर किया जा सके, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा सके और लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाए, ताकि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस कि एक आदमी गलत है इस वजह से उसको पावर से हटाओ, डिक्टेटरशिप को हटाने के लिए आप लॉजिक का इस्तेमाल करो और साइंटिफिक बनो। एंड दिस इज माई इंटायर क्रिटिसिज्म, जहां पर उस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी इंडिया के सोशल फैब्रिक का एक हिस्सा है। यहाँ पर बहुत आम चीज है ये बोलना कि इस देश को एक डिक्टेटर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं ऊंच नीच। यहाँ पर एक बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि क्राइम रोकने के लिए, कोई भी गलत बिहेवियर रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। You don't need me to tell you that. This is the entire experience of being brown. However, ध्रुव ने बिल्कुल सही नाम लिया सावरकर और गोलवरकर का। इन लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोपेगेंडा के थ्रू पूरे देश में कम्युनलिज्म की आग फैलाई है और इंडिया को डिवाइड रखने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। But the fun part is the ideology that they have inherited is not strictly Indian. इंडिया में कम्युनलिज्म की हिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है। सांप्रदायिकता को फैलाने में कॉलोनियल इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जहां पर ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ाया जाता था कि किस तरीके से हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट कम्युनिटीज, ये कभी भी साथ नहीं रह सकते। सावरकर जैसे लोग इसी प्रोपेगेंडा को लेके उड़ गए। उन्होंने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो कि व्हाइट सुप्रीमेसी से बहुत ज्यादा मैच करता है, और ये डिसाइड किया कि इस देश को एक रीबर्थ की जरूरत है। सी, हायरार्की में जीने का क्या फायदा अगर आप जिन लोगों को दबा रहे हो वो आपको महान नहीं मानते। आप खुद को महान कहकर महान नहीं बन सकते हो। इसलिए अस वर्सेस देम की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो आपको सोसाइटी में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और ये सिस्टम हमेशा ऐसे ही काम करता है। लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी को ही ले लीजिए। यूरोप में जब ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए तो उन्हें ये पूरी दुनिया में फैलाना पड़ा, क्योंकि उनके यहाँ राज करने का सिस्टम यही था। कैपिटलिज्म भी जब पूरी तरह से यूरोप में छा गया तो उन्हें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ा दूसरे देशों में। सेम तरीके से यही अस वर्सेस देम की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो उन्हें दूसरों के यहाँ लेकर जानी पड़ी, क्योंकि अगर आप खुद को महान मानते हो और दूसरे के पास महानता या हायरार्की का वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। सरप्राइजिंगली इंडिया में ब्रूटल कास्टिज्म के बावजूद भी दूसरे रिलीजन्स के लिए इंडिया में काफी टॉलरेंस थी। यहाँ पर हायरार्कीज तो थी, पर पिछले 500,000 साल में दूसरे की एग्जिस्टेंस को ऐसा थ्रेट नहीं था जो इस आइडियोलॉजी ने क्रिएट किया है। दूसरी कम्युनिटी के साथ ना जी पाना, उनको खत्म कर देना, ये बहुत ही रिसेंट फिनोमिना है जो इंडिया में बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं सावरकर और जिन्ना का क्रेडिट नहीं छीनना चाहता हूँ। साउथ एशिया के देशों को बर्बाद करने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है, पर उसके बाद भी ये अस वर्सेस देम की पॉलिटिक्स इंडिया में बाहर से आई है। दिस इज नॉट अ वेरी न्यू फिनोमिना, पर इस पर कॉन्स्टेंटली काम किया गया है। दशकों तक इसको डेवलप किया गया है और लोगों के मन में ये आइडियाज तैयार किए गए हैं ताकि जब ऐसी पावर्स आए तो वो उनको सपोर्ट करें। फाशिज्म की हायरार्की में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका टॉप हमेशा छोटा होता रहता है। उनकी हम की डेफिनेशन चेंज होती रहेगी, बिकॉज फाशिज्म के अंदर लाइफ एक कांस्टेंट स्ट्रगल है और स्ट्रगल रुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी आइडियोलॉजी चारों तरफ छा जाए और आप अपने दुश्मन को, जो विलेन आपने क्रिएट किया, उसको खत्म कर दोगे तो फिर स्ट्रगल खत्म हो जाएगी और लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें नया विलेन बनाना पड़ेगा। हम की डेफिनेशन से कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये आइडियोलॉजी चाहती क्या है। इसके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए, और ये किसी एक इंसान पर उंगली उठाकर काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है, बिलीफ सिस्टम की है, एजुकेशन की है। ये फैसिस्टिक लीडर्स किसी को धोखा देकर पावर में नहीं आए हैं। ये पावर में इसलिए आए हैं क्योंकि लोग चाहते हैं इनको, और ये बिलीफ पूरी सोसाइटी में फैला है। इसलिए आपकी लड़ाई लोगों से है और लोगों के लिए है। इसलिए फैशिज्म को हराने के लिए आपको एंटी फैशिस्ट बनना पड़ेगा। ऐसी आइडियोलॉजी फैलाने वाले ग्रुप्स और लोगों को ओपनली अपोज करना, कॉन्स्टेंटली इनके खिलाफ बोलते रहना, ये बात दोहराते रहना कि कोई भी ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से बेहतर नहीं हो सकता, कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी से बेहतर नहीं हो सकती, कोई भी कल्चर, इनफैक्ट कल्चर पर तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि कल्चर स्टैटिक नहीं होता, वो भी चेंज होता रहता है। कल्चर कोई खंबा नहीं है जिस पर हाथ रखकर आप कह दो कि ये मेरा कल्चर है और ये ऐसा ही है।
जो भी कल्चर की प्रोग्रेस को रोक रहा है वो कल्चर को खत्म कर रहा है। एनीवे दैट्स अ लॉन्ग टॉपिक, आप अगर चाहते हो हम उस पर भी वीडियो बनाएं, जस्ट लेट अस नो। आइंस्टाइन को ही देखिए, अमेरिका में छुपना आइंस्टाइन के लिए मजबूरी थी, पर वहां भी उनको पसंद करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। आइंस्टाइन ओपनली ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट से लेकर जापानीज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, इतना ज्यादा कि FBI के फाउंडर और डायरेक्टर जे एडगर हूवर ने आइंस्टाइन को प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जो एटम बम बनाने का प्रोजेक्ट था, उसका हिस्सा नहीं बनने दिया। वो आइंस्टाइन पे बिलीव नहीं करते थे क्योंकि आइंस्टाइन की लड़ाई सत्ता के खिलाफ थी। अमेरिका में एंटीसेमिटिज्म कुछ कम नहीं था। इनफैक्ट हिटलर के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन अमेरिका की खुद की पॉलिसीज थी, जो सेग्रीगेशन और यूजेनिक्स के जरिए ब्लैक लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही थी। हिटलर अकेला नहीं था, नाजी पार्टी भी अकेले नहीं थी, सावरकर और जिन्ना भी अकेले नहीं थे, और आज भी नहीं है। आज भी लाखों लोग हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। फैशिज्म को हराने के लिए लॉजिक नहीं, एक्टिविज्म चाहिए। ऐसे लोगों को अपने आइडियाज फैलाने से रोकिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। स्टॉप फंडिंग हेट जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मीडिया हाउसेस के स्पॉन्सर्स को पब्लिकली शेम करते हैं, ताकि उनको जो मिलने वाला फंड है वो कम हो सके, और जो प्रोपेगेंडा और हेट्रेड वो सोसाइटी में फैला रहे हैं उसको रोका जा सके। बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस हैं जो इसको रोकने के लिए पब्लिक फंडिंग पर काम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स और कमिटीज हैं जो इस टॉपिक पर अवेयरनेस फैलाते हैं। इनको ज्वाइन करिए, इनको सपोर्ट करिए। ये एक्टिविज्म जरूरी है अगर आप इस आइडियोलॉजी को फैलने से रोकना चाहते हैं। अपने वीडियो में एक आदमी पर धीरे धीरे इशारे करने से आप प्रॉब्लम की रूट तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही नहीं। इससे आप एक कूल वीडियो बना लोगे, लेकिन उस प्रॉब्लम की रूट तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे लीडर्स आते रहेंगे। Our fight will not end with just one election or one victory. अपनी किताब कम्युनलिज्म अ प्राइमर में हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा कहते हैं, कम्युनलिज्म is a long-term problem which would require intense and complex struggle on the political front and in the field of ideas. This struggle has to be a prolonged task. It has to be a long haul. The secular forces have to evolve a long-term strategy to combat communalism. 1930s में इंडिया के लेफ्टिस्ट लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स का मानना था कि अगर इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी वैसे प्रोग्रेस करती है, तो सांप्रदायिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी कोशिश में नेहरू ने इंडिया में साइंटिफिक माइंडसेट भी डेवलप करने की कोशिश की, पर यह काम नहीं किया, क्योंकि अस वर्सेस देम की जो पॉलिटिक्स है, जब वो सोसाइटी में आइडियोलॉजी के लेवल पर आती है, तो उससे आइडियोलॉजी के लेवल पर ही लड़ाई करनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.